ग्रेट मॉर्निंग दोस्तों, तो भूपेश आनंद। ग्रेट मॉर्निंग। मैं भूपेश आनंद आज आपके सामने एक बड़ा इंपॉर्टेंट फीचर, बड़ा इंपॉर्टेंट लेक्चर लेकर आया हूँ। बेटे, हम कर रहे हैं डिसीजन एनालिसिस सेक्शन सी, और बड़ी प्यारी सी एक कोटेशन मैंने आज आपके लिए लिखी है। मुझे मालूम है कि यू आर डूइंग ग्रेजुएशन एंड सम ऑफ यू आर डूइंग जॉब ऑल्सो। आप वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, आप जॉब भी कर रहे हैं, आप ग्रेजुएशन भी कर रहे हैं, और भी बड़े सारे कोर्सेज या कुछ और भी कई जगह इन्वॉल्व हैं। बट स्टिल आपने हिम्मत रखी और सीएमए यूएसए को ज्वाइन किया। तो बेटे, अब तो कंप्लीट होने वाला है, अब तो हिम्मत रख के आगे चलना है। तो मैंने एक कोटेशन लिखी है आप सबके लिए। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर। तू रख यकीन बस अपने इरादों पर। जो आपने सोचा उस पर यकीन रख। तेरी हार तेरे हौसलों से बड़ी हो ही नहीं सकती। आपके जो हौसले हैं, आपकी जो डिटर्मिनेशन है, आपका जो पैशन है, आपका जो पागलपन है, बेटे, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। एक दो बार अगर आपका नहीं भी हो तो कोई बात नहीं। आपके इरादे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, आपके हौसले ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, वो ज्यादा बड़े हैं एज कंपेयर टू आपकी हार से। मेरी बात आप समझ रहे हैं? तो मैं भूपेश आनंद इन्हीं बातों के साथ आज एक नया लेक्चर नंबर 8 स्टार्ट करूंगा बेटा। लेक्चर 8 में हम सेक्शन सी में यूनिट 1 में डिसीजन एनालिसिस में कुछ आगे लेके जाना है। मैंने अभी तक जो भी कुछ बताया वो ब्रेक इवन एनालिसिस बताया अप टू लेक्चर नंबर 7। आप देखिए लास्ट लेक्चर नंबर 7 में भी आई हैव डिस्कस दैट व्हाट आर हाउ वी कैन कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन केस ऑफ अ मल्टी प्रोडक्ट। फिर हमने लेक्चर 6 में मार्जिनल सेफ्टी की बात की, सेल्स एंड टारगेट प्रॉफिट की बात की, ब्रेक इवन सेल्स की बात की, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो कंट्रीब्यूशन। मैंने आपको सारे बेसिक कंसेप्ट अप टू 7 तक बताए एंड रिलेशनशिप बताई दैट हाउ सेल्स, हाउ वेरिएबल कॉस्ट, हाउ कंट्रीब्यूशन, हाउ प्रॉफिट एंड हाउ फिक्स्ड कॉस्ट आर इंटर रिलेटेड। ये आपस में कैसे रिलेट करते हैं, ये सभी गाथाओं को गाया। मैं भूपेश आनंद आज कुछ आगे चलूंगा सीएमए यूएसए पार्ट 2 के लिए। एज पर हॉक, एज पर ग्लेम, एज पर वायले, थोड़ा सा और आगे चलना है मुझे। और मुझे आज ये बताना है कि जो भी कुछ मैंने बताया ब्रेक इवन एनालिसिस में, उसका रियलिटी में क्या इंपॉर्टेंस है, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट टू यू, हाउ इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। बिकॉज कल आपको बड़ी बड़ी कंपनीज में, एमएनसीज में, बिग 4 में, बेटे, यू हैव टू वर्क एंड यू हैव टू टेक डिसीजंस। आपका मेन वर्क ही डिसीजन मेकिंग होगा। मैं तो ये कहूंगा मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज नॉट अ फाइनेंशियल अकाउंटेंट। उसको किताबें नहीं लिखनी। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज नॉट अ कॉस्ट अकाउंटेंट। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज नॉट अ ऑडिटर। मैनेजमेंट अकाउंटेंट इज अ डिसीजन मेकर। दैट्स वाई इंस्टीट्यूट ने 25% वेटेज डिसीजन एनालिसिस की सेक्शन सी में दी है। तो आपको डिसीजंस लेनी है। तो ब्रेक इवन एनालिसिस, जो भी कुछ मैंने अभी तक डिस्कस किया, इसकी एक बार इंपॉर्टेंस देख लेते हैं दैट व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस और कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस एंड हाउ यू कैन यूज इट इन योर रियल लाइफ। आप अपने रियल सिनेरियोज में इसको कैसे यूज कर सकते हैं, इंपॉर्टेंस क्या है, व्हाई, व्हाट इज द यूज ऑफ कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। आई थिंक अभी तक हमने काफी सारी बातें सीख ली हैं। तो आज आप ही के थ्रू मेरे को पता होना चाहिए, जो मेरे सामने बैठे हैं, एटलीस्ट जो सामने बैठे हैं 15 से 16 बच्चे सामने बैठे हैं, बेटे, आप सभी मुझे ये बताएंगे व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ सीवीपी एनालिसिस और ब्रेक इवन एनालिसिस। क्या क्या सीखा आपने आज तक 7 लेक्चर्स में। और जो मुझे कैमरे में देख रहे हैं, कमेंट्स में बताएं कि आपने क्या सीखा ब्रेक इवन एनालिसिस में। तो मैं भूपेश आनंद सुनना चाहता हूं आप सबसे, क्या कह रहे हैं, आपने क्या कहा? ठीक है, ठीक है, आप बताइए। यूजेस, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल बढ़िया। तो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं जो मेरे सामने बच्चे बैठे हैं, और आप जो कैमरे में देख रहे हैं वो भी ठीक ही सोच रहे होंगे, और वो मुझे कमेंट्स में बताएं। पहला यूज जो मैंने सीखा, मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन कैलकुलेट द इफेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। प्रॉफिट में कैसे इफेक्ट आता है, हाउ प्रॉफिटेबिलिटी विल बी अफेक्टेड ड्यू टू चेंजेस इन सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, प्रोडक्ट मिक्स, क्वांटिटी सोल्ड। अगर आप सेलिंग प्राइस चेंज कर दें, वेरिएबल कॉस्ट चेंज कर दें, क्वांटिटी मिक्स चेंज कर दें, तो आपका इसमें प्रॉफिट में क्या इफेक्ट आएगा,
दैट समथिंग, इस बात को हमने सबसे पहले सीखा, so that we can see that how which variable is related with which variable and which manner, whether they are positively related, whether they are negatively related, whether they are not related. For example, fixed cost is not related with anyone. टोटल फिक्स कॉस्ट कहती है मैं तो कांस्टेंट हूं, मैं सेम ही रहूंगी, मैं नहीं बदलूंगी, बट सेलिंग प्राइस पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, इनका आपस में आंख मटक्का, दे आर इंटररिलेटेड, they are positively related. So the point is, the first use which I have seen in break-even analysis is, as a management accountant, that how these variables are interrelated. Because when once I know that how they are interrelated, मुझे मालूम होगा कि सोनिया गांधी और मनमोहन सिंह में क्या रिलेशनशिप है, तो मैं ज़्यादा बढ़िया डिसीजन ले पाऊंगा. मुझे मालूम होगा कि पाव भाजी खाने में कितनी कैलोरीज हैं, कितने प्रोटीन्स हैं, कितने कार्बोहाइड्रेट्स हैं, तो आई कैन टेक अ डिसीजन कि भाई मुझे पाव भाजी खानी चाहिए बटर के साथ या नहीं खानी चाहिए. तो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन यू वांट टू सी द रिलेशनशिप ऑफ दोज वेरिएबल्स. ठीक है, ये बात पता चली. सेकेंड यूज नंबर 2, सभी ने लिखना है, कमर सीधी करके बैठ रहे हैं, बिल्कुल सीधा टेबल चेयर में बैठ के पढ़ना है, कमर सीधी करना है और नोट्स बनाने हैं. यूज नंबर 2, मैनेजमेंट अकाउंटेंट कैन एग्जामिन द रिलेशनशिप बिटवीन सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन एंड प्रॉफिट. ये तो हो गया बेटे, ये तो मैंने 2 बार लिख दिया, कोई बात नहीं. कैन इफेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, अच्छा पहला था इफेक्ट ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ दीज वेरिएबल्स, और दूसरा है रिलेशनशिप, मैंने एक्सप्लेनेशन पहले दे दी, कोई बात नहीं. यूज नंबर 2 लिख लीजिए. Management accountant can examine the relationship between sales, variable cost, contribution and profit. Use number 3, बट ये इंपॉर्टेंट यूज है, इसके बाद कहानी हमारी इसी यूज के लिए चलेगी. प्रैक्टिकली स्पीकिंग, डिसीजन एनालिसिस में आपने जो ब्रेक इवन एनालिसिस किया, आपको डिसाइड करना है कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस करें, कौन से यूनिट्स प्रोड्यूस करें, ऑर्डर एक्सेप्ट करें या नहीं करें, मेक करें और आउटसोर्स करें, इनसोर्स करें, आउटसोर्स करें, डिसइन्वेस्टमेंट करें या ना करें. बेटे आज से आपका नया जन्म होने वाला है, क्योंकि यूज नंबर जो 3 है, इसी यूज को मैं आगे मार्जिनल एनालिसिस में लेके जाने वाला हूं. तो यूज नंबर 3 बड़ा इंपॉर्टेंट है. इट इज हेल्पफुल इन टेकिंग शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डिसीजंस. 1 साल के अंदर की जो होती है उनको हम जनरली शॉर्ट टर्म डिसीजंस बोलते हैं, और 1 साल से ज़्यादा की जो होती है उनको हम लॉन्ग टर्म बोलते हैं. तो इट इज़ हेल्पफुल इन शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डिसीजंस. यूज नंबर 3, बेटे डिसीजंस बड़ी तरह की हो सकती हैं, बट एज पर CMA USA सिलेबस हम 7 तरह के डिसीजंस डिस्कस करेंगे. बड़ी इंपॉर्टेंट डिसीजंस हैं वो 7. तो हेल्पफुल टू मैनेजमेंट अकाउंटेंट इन टेकिंग डिसीजंस, शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म, दोनों लिख लें बेटा, शॉर्ट भी और लॉन्ग भी. शॉर्ट टर्म डिसीजंस तो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे ब्रेक इवन एनालिसिस में, लॉन्ग टर्म डिसीजंस हम मार्जिन एनालिसिस में डिस्कस करेंगे, यूनिट 2 में डिस्कस करेंगे. अभी आप लिख लीजिए, टोटल हमने 7 तरह के डिसीजंस को कवर करना है. 3 यहाँ करेंगे, 4 वहाँ करेंगे. तो आइए मैं भूपेश आनंद आज आपको ये बता दूं कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ डिसीजंस विच आई विल बी डूइंग फॉर योर CMA USA एग्जामिनेशन. आई विल बी डूइंग 7 टाइप्स ऑफ डिसीजंस, जिसमें से 3 डिसीजंस रिलेट करती हैं ब्रेक इवन एनालिसिस में, और यूज नंबर 3, इंपॉर्टेंस नंबर 3 ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस, ऑफ CVP एनालिसिस इज टू टेक डिसीजंस. डिसाइड करना, जैसे रणबीर कपूर ने कहा मैं आलिया भट्ट को डिसाइड करता हूं, कैटरीना को छोड़ दिया. डिसीजन तो उसने क्या किया होगा, रणबीर ने कैटरीना के प्लस माइनस लिखे होंगे, आलिया भट्ट के प्लस माइनस लिखे होंगे, और फिर रिकमेंडेशन दी होगी, डिसाइड किया होगा कि भाई मैं आई वांट टू डू लाइक दिस. सिमिलरली एज अ मैनेजमेंट अकाउंट आपको डिफरेंट प्रपोजल्स दिए जाएंगे टू मैरी विद X, to marry with Y. So you have to find out X and Y के positives and negatives. And for an organization, I will prepare an income statement, I will calculate the profit. वो सारे steps मैं बता दूंगा, आप उसकी टेंशन छोड़ दो. ये टेबल बनाना जरूरी है भाई साहब. आपका पेज को 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दो. पहला टेबल, पहला पार्ट है डिसीजंस का, दूसरा पार्ट है नेम ऑफ डिसीजन का, और तीसरा पार्ट है मैं कहाँ पे कवर करूंगा. तो बेटे ये जो फर्स्ट पेज है ना, ये जो फर्स्ट पेज है, इसमें 3 ही डिसीजंस है.
ये 3 डिसीजंस आई विल बी कवरिंग इन ब्रेक इवन एनालिसिस। तो पहले डिसीजन है टू डिसाइड वेदर टू इंक्रीज, मैंने एरो डाला है, इंक्रीज मार्केटिंग कॉस्ट, ब्रांड एम्बेसडर कॉस्ट। अमिताभ बच्चन को ब्रांड एम्बेसडर बनाएं, कैटरीना कैफ को बनाएं या ना बनाएं, आलिया भट्ट को बनाएं या कैटरीना को बनाएं, और बनाएं या ना बनाएं। इट मीन्स आई वांट टू डिसाइड कि वेदर आई शुड इंक्रीज सम मार्केटिंग कॉस्ट, वेदर आई शुड स्टार्ट अ न्यू मार्केटिंग कैंपेन, वेदर आई शुड स्टार्ट समथिंग मोर इन मार्केटिंग। क्योंकि बेटे जो दिखता है वो बिकता है। अब दिखाने के लिए आपको चैनल्स में, आपको एफएम में, आपको यूट्यूब में, आपको सोशल मीडिया में एडवर्टाइज करना पड़ेगा, तो इट इन्वॉल्व्स कॉस्ट। तो आप एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट अपनी मैनेजमेंट को रिकमेंडेशन देंगे कि क्या आपकी कंपनी की मैनेजमेंट को मार्केटिंग कॉस्ट इंक्रीज करना चाहिए, नया मार्केटिंग कैंपेन स्टार्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है जी। डिसीजन नंबर 2, मैंने अभी अभी बताया दैट सेलिंग प्राइस, वेरिएबल कॉस्ट, contribution are directly related and they have an impact on the profits. Profitability of a company के ऊपर उनका impact होता है। तो मैं आज अब ये बताने वाला हूं आपको कि अगर मैं सेलिंग प्राइस कम कर दूं, सपोजिंगली मेरा सेलिंग प्राइस है $10 पर यूनिट, अब $10 में मेरे इतने यूनिट्स आ रहे हैं, एंड वी नो दैट समथिंग अबाउट इकोनॉमिक्स, इफ आई रिड्यूस द प्राइस इट मे बी पॉसिबल दैट डिमांड में इंक्रीज। तो मैं एक डिसीजन लेना है कि वेदर आई शुड रिड्यूस माई सेलिंग प्राइस, बिकॉज आई नो एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट इफ आई रिड्यूस माई सेलिंग प्राइस माई नंबर ऑफ यूनिट्स विल इंक्रीज, माई सेल्स विल इंक्रीज, माई डिमांड विल इंक्रीज, सो वेदर आई शुड डू इट और नॉट। But when I reduce my selling price, my revenue will minimize, my revenue will come down. So out of these 3 decisions, I have to decide. Third is product mix. बेटे आज या जब भी हम करेंगे constraints की बात करेंगे, की फैक्टर की बात करेंगे, लिमिटिंग फैक्टर की बात करेंगे। आप एग्जामिनेशन के लिए जा रहे हैं और आपके पास 1 ही घंटा रह गया है, आप पहले कौन से चैप्टर्स करेंगे विच आर मोर इंपॉर्टेंट एज कंपेयर टू अदर टॉपिक्स, बिकॉज टाइम इज लिमिटिंग फैक्टर। सिमिलरली फॉर एन ऑर्गेनाइजेशन समटाइम्स नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड इज अ लिमिटिंग फैक्टर। समटाइम्स रॉ मटेरियल इंपोर्टेड होता है, मिलता ही नहीं है, आता ही नहीं है, शॉर्ट सप्लाई है, तो रॉ मटेरियल कैन बी अ की फैक्टर, लेबर कैन बी अ की फैक्टर, machine arts can be a key factor. So how to take a decision when something is limited, that is decision number 3. आप लिख लें बेटा, 3 डिसीजंस लिख लें, कसम होगी अगर ना लिखा आपने तो। पहला कॉलम है डिसीजन का, सेकंड इज नेम ऑफ डिसीजन, थर्ड इज विल बी डिस्कस्ड। ये जो 3 डिसीजंस है ना, मैं ब्रेक इवन एनालिसिस के यूजेस में ही डिस्कस करूंगा। मतलब आज लेक्चर 8 है तो लेक्चर 9 में लूंगा डिसीजन नंबर 1 का, to decide whether to increase marketing cost, lecture 10 लूंगा to decide whether to reduce selling price, lecture 11 लूंगा product mix under constraints। but because हम decisions की बात कर रहे हैं, 4 decisions और भी हैं which I will be taking in unit number 2, that is marginal analysis। अभी नहीं लूंगा because उसके लिए मुझे आपको कुछ और भी tools देने हैं, कुछ और भी बातें बतानी है, तो लिख ले जिससे कि आपको पता चल जाए भी ये 7 डिसीजंस करनी है और पेपर में 7 में से 2-3 हर बार आ रही है, इंपॉर्टेंट है, करनी है, छोड़ नहीं सकते, इसलिए लिखना स्टार्ट करें। डिसीजन नंबर 4, मेक और बाय डिसीजन, मतलब घर में बनाएं या बाजार से खरीद लें, इनसोर्स बनाएं या आउटसोर्स कर दें। मारुति सुजुकी एक्साइड की बैटरी लगाती है, अब मारुति की मैनेजमेंट सोच रही है कि वो जो बैटरी हम बाय कर रहे हैं फ्रॉम एक्साइड, वेदर वी शुड स्टार्ट मैन्युफैक्चरिंग इन आवर ओन यूनिट और वेदर वी शुड कीप ऑन बाइंग फ्रॉम एक्साइड। I will say it is a make or buy decision and management accountant will be very much responsible in helping that management कि भाई बनाएं कहाँ से, क्या करें, डोमिनोज पिज़्ज़ा परचेज कर लें या घर में पिज़्ज़ा बनाएं। अब सबकी कॉस्ट बेनिफिट है, चेक करेंगे। डिसीजन नंबर 4 मार्जिनल एनालिसिस डिसीजन है। डिसीजन नंबर 5 5th, आपके पास प्लांट की कैपेसिटी है, यू कैन प्रोड्यूस दिस मच 1 लाख। फॉर एग्जांपल आपके पास टाइम है, आप सीएमए यूएसए कर रहे हो, आप एक नया कोर्स भी करें या ना करें,
इसके साथ साथ, या इसको करने के बाद करें, या अभी कर लें, आप जॉब नहीं कर रहे, you have ample of time, so whether you can do CPA USA along with CMA USA, or CFA USA along with CMA USA, or ACCA London along with CMA USA, or IFRS along with CMA USA. इसी तरह से as an organization sometimes we get a special offer, हम कई बार हमें स्पेशल ऑफर मिलता है कस्टमर से, एक नया कस्टमर आता है कि भाई मेरे को इतने यूनिट्स लेने हैं, आप इसका रेट इतना कर दो और मुझे ये दे दो. That is accept और रिजेक्शन ऑफ स्पेशल ऑर्डर्स कभी कभी आते हैं. ठीक है जी, तो डिसीजन नंबर 5 लिख लिया. डिसीजन नंबर 6, सेल और फर्दर प्रोसेस. जैसे मैंने एग्जांपल दिया था, मिल्क ही बेचें, आपकी डेयरी फॉर्म है, मदर डेयरी है, अमूल बटर है, या उसको बटर बनाकर घी बनाकर बेचें. इट मीन सेल और फर्दर प्रोसेस. बीकॉम के बाद एकदम जॉब कर लें, या बीकॉम के बाद एक और कोर्स करें, उसके बाद जॉब करें. सेल और फर्दर प्रोसेस. ठीक है सर. लास्ट डिसीजन जो 7th डिसीजन है उसका नाम है ऐड और कीप. मतलब एक प्रोडक्ट बना रहे थे, उसको बनाते रहें या छोड़ दें और नया प्रोडक्ट ऐड कर लें. तो कीप और ऐड अ सेगमेंट. डिसइन्वेस्टमेंट का मतलब है हम उसके एसेट्स को डिसइन्वेस्ट कर रहे हैं. अब हम आने वाले दिनों में उस प्रोडक्ट को नहीं बनाएंगे, उस सेगमेंट को ही बंद कर रहे हैं, हम उसकी जगह नई सेगमेंट स्टार्ट करेंगे. तो बेटा ये 4th, 5th, 6th, 7th ये सारे डिसीजंस मैं आपको मार्जिनल एनालिसिस एप्लीकेशंस में कराऊंगा, बिकॉज फॉर दीज यू नीड सम मोर कंसेप्ट्स, and those concepts are covered in unit number 2. For example, I need what I mean by marginal cost, marginal revenue, average cost, total revenue, marginal revenue, what is demand, what is supply, what is relevant cost, what is sunk cost, what is imputed cost, what is ये सारी बातें हम यूनिट नंबर 2 में डिस्कस करने वाले हैं. उसके बाद ये डिसीजंस लेंगे. तो मेरी बात आप समझ गए. मैं भूपेश आनंद अपनी होश में ये कह रहा हूं that there are some uses of break-even analysis. The most important use of break-even analysis is that a management accountant can easily take some decisions. And there are 7 types of decisions which I will be discussing here. Out of that, first 3 will be related with break-even analysis. तो आइए मैं आप सबको आज एक लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट वर्किंग बताने जा रहा हूं. बेटे नो डाउट हमारा पेपर एमसीक्यू है, बट ऐसे टाइप में कई बार डिसीजन मेकिंग के ऊपर क्वेश्चन आ जाता है और आपको डिसाइड करना पड़ता है और आपको पूरी एक्सप्लेनेशन देनी पड़ती है. उस बात को माइंड में रखते हुए मैंने आपके सामने कुछ स्टेप्स लिखे हैं विच आर वेरी इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू वांट टू टेक अ डिसीजन फॉर एनी ऑफ दोस 7 डिसीजंस. उसके अलावा भी कोई अगर डिसीजन आती है, आपको कभी भी डिसीजन लेनी है ऐसे टाइप में और एमसीक्यू में और लाइफ में कहीं भी, बेटे यू हैव टू फॉलो 3 स्टेप्स. वो स्टेप्स मैं आज आपको दे रहा हूं, अपनी धरोहर आपको दे रहा हूं. नॉट गिवन इन हॉक, नॉट गिवन इन ग्लेन, नॉट गिवन इन वाइले. उन्होंने किया यही है बट ऑर्गेनाइज मैनर में नहीं किया. बेटे भूपेश आनंद आपको उस चीज को ऑर्गेनाइज मैनर में देगा. इसके बाद आप हॉक देखेंगे, वाइले देखेंगे, ग्लेम देखेंगे तो आपको लगेगा मजाक हो रहा है, क्योंकि आपको सारी बातें लॉजिकली लिंक के साथ समझ आ गई हैं. So there are 3 steps which we will be following for any decision making. कभी भी डिसाइड करना है whether I should go for CMA USA or whether I should go for CPA USA. लाइफ में आपने डिसीजंस लिए, जाने अनजाने में आप करते ही रहते हैं. Now officially we will be taking those decisions for my organization as a management accountant, as a CMA USA. So I will be following 3 steps in any of those 7 decisions. First step will be there has to be some more than one proposal. Then only I can decide that whether I should go for proposal 1 or whether I should go for proposal 2. It means there has to be more than one proposal. बेटे एक से ज्यादा प्रपोजल होने चाहिए तभी तो डिसाइड करेंगे. रणवीर के पास खाली एक ही प्रपोजल है, कैटरीना कैफ का. आलिया कहती है मैं तो शादी नहीं करूंगी. तो बेटा फिर डिसीजन मेकिंग नहीं है. Decision making is then only when you have more than one choice. जैसे आपके पास चॉइस है CPA USA, CMA USA, so you can decide
सिमिलरली पहला स्टेप रहेगा स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। तो ऐसे टाइप के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, लिखना है स्टेटमेंट शोइंग, प्रिपेयर अ स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। पहले स्टेप में हम प्रपोजल्स को लिखेंगे, अभी देखेंगे प्रपोजल्स क्या होते हैं। 3 स्टेप्स हैं जी। स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे, उन दोनों प्रपोजल्स के कॉस्ट बेनिफिट उनका इनकम स्टेटमेंट प्रिपेयर करेंगे। वी विल प्रिपेयर इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट शीट। आपको मालूम है इनकम स्टेटमेंट कैसे बनाते हैं, सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट लेस करके कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, उसके बाद 2-3 चीजें और निकालेंगे और देख लेंगे। स्टेप नंबर 1 क्या सब लिख रहे हैं, ऐसे टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। अभी देखेंगे हाउ वी विल राइट डाउन द प्रपोजल्स। स्टेप नंबर 2 विल बी आई विल बी प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट शीट फॉर दोज ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स। एंड स्टेप नंबर 3 विल बी आई विल बी गिविंग द रिकमेंडेशन। मैं रिकमेंडेशन दूंगा कि मुझे क्या करना चाहिए। आइए जी, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी सारी बातें एक केस स्टडी के थ्रू आपको बताना चाहता हूं। आप इस केस स्टडी को ध्यान से देखना, ईमानदारी से मैं बता रहा हूं। दिस इज इंट्रो लेक्चर ऑफ डिसीजन मेकिंग। मैं कोई डिसीजन कवर नहीं कर रहा, बट आई वांट टू टेल यू द आर्ट दैट हाउ टू आंसर ऐसे टाइप क्वेश्चन फॉर डिसीजन मेकिंग। For that I have taken the help of a case study. So please write on this case study. Total capacity of existing factory is 1 लाख यूनिट्स। एक फैक्ट्री की टोटल कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स बनाने की है। मतलब एक फैक्ट्री 1 लाख यूनिट्स बना सकती है। ठीक है सर, जैसे आप 16 घंटे पढ़ सकते हो, पढ़ो या ना पढ़ो एक अलग एस्पेक्ट है, बट यू कैन डू दिस। ठीक है जी। प्रेजेंट प्रोडक्शन 60,000 यूनिट्स। अब उस कंपनी की डिमांड ही नहीं है, उस वो जो प्रोडक्ट बनाती है 1 लाख की डिमांड ही नहीं है, उनकी डिमांड ही 60,000 यूनिट्स की है, तो वो 60 बना रहे हैं, फिर ज्यादा क्यों प्रोड्यूस कर रहे हैं बेटे। आप समझ रहे हैं मेरी बात को। टोटल कैपेसिटी तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, हमारी पूरी लाइफ में बड़ी कैपेसिटी है, एनर्जी है, बट वी आर नॉट यूजिंग दैट। वी आर ओनली प्रोड्यूसिंग 60,000 यूनिट्स, और एक यूनिट को हम $10 में बेच रहे हैं। एक बच्चों को नींद आ रही है, बेटे लिखनी है केस स्टडी, आप ही की लाइफ के लिए इंपॉर्टेंट है। मैंने क्या करना है बेटे, ऐसे टाइप आपको नहीं करना क्या है। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट $5, टोटल फिक्स कॉस्ट 3 लाख है बेटे, $3 लाख है। एक बात बताना चाहूंगा, फिक्स कॉस्ट पर यूनिट अगर आपको दिया हो उसका कोई यूज नहीं है। वैसे मैंने जान के यहाँ $5 पर यूनिट फिक्स कॉस्ट दे दिया। 60,000 यूनिट्स बना रहे हो, 60,000 इंटू 5 3 लाख आएगा। बट मैं आपसे ये कह रहा हूँ फिक्स कॉस्ट पर यूनिट इज ऑफ नो यूज। समटाइम्स दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन टू यू जस्ट टू कंफ्यूज यू। इन केस ऑफ फिक्स कॉस्ट आई विल ओनली कंसिडर टोटल फिक्स। A new customer wants to buy। बेटे हम 60,000 यूनिट्स बना रहे थे, मजे में थे, सीटी बजाते थे, घूमते थे, जिंदगी के मजे ले रहे थे। अचानक एक नया कस्टमर आ गया और उसने कहा ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट मुझे 40,000 यूनिट चाहिए, बट मैं 6 रुपए के हिसाब से तुम्हें दे सकता हूं, 10 रुपए के हिसाब से मैं नहीं दूंगा। $10 पर यूनिट के बेसिस में आई विल नॉट गिव यू। I want 40,000। a wholesaler, a customer, a special order came और वो कहता है 40,000 यूनिट मुझे एक साथ दे दो। एज ए मैनेजमेंट अकाउंटेंट आपकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा, लेकिन उसने कहा ये 40,000 यूनिट में 10 रुपए के हिसाब से नहीं खरीदूंगा, $6 के बेसिस में खरीदूंगा। आपका मुंह छोटा हो गया। आपने कहा भाई वेरिएबल कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी, फिक्स कॉस्ट भी इनकर करनी पड़ेगी। वेरिएबल कॉस्ट तो $5 की है और ये 6 रुपए है, इसका मतलब मुझे तो कम पैसे मिलेंगे। तो आपका मुंह छोटा हो गया, लेकिन आपने कहा चलो ठीक है, भूपेश आनंद ने एक प्रोसेस बताया था, लेट अस फॉलो दैट प्रोसेस एंड देन आफ्टर फॉलोइंग दैट प्रोसेस वी विल डिसाइड दैट वेदर टू गो फॉर इट और नॉट। आराम से बेटे, मैं केस स्टडी लिख रहा हूं, आप केस स्टडी नोट कर लीजिए। टोटल कैपेसिटी ऑफ एग्जिस्टिंग फैक्ट्री इज टू प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स। प्रेजेंट प्रोडक्शन इज 60,000 यूनिट्स। सेलिंग प्राइस इज $10। वेरिएबल कॉस्ट इज $5। टोटल फिक्स कॉस्ट इज 3 लाख। $5 per unit is fixed cost per unit, which is not to be considered. A new customer wants to buy 40,000 units.
बेटे हमारी 60,000 यूनिट बना रहे थे, 1 लाख की कैपेसिटी है, और चांस की बात है कि हमारी कैपेसिटी 40,000 यूनिट बनाने की है भी, बट वो नया कस्टमर कहता है मैं 10 रुपीज सेलिंग प्राइस नहीं देने वाला, आई विल बी गिविंग यू $6 पर यूनिट। अब आपका मूड ऑफ हो गया। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट CMA USA एडवाइस whether the new customer order to be accepted or to be rejected। आपको अब ये डिसाइड करके बताना है कि नया कस्टमर जो है उसका ऑर्डर हम एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। बेटा दिस इज द डिसीजन मेकिंग। सो आई विल बी टेकिंग विद हेल्प ऑफ ब्रेक इवन एनालिसिस। अभी तक जितने कंसेप्ट बताएं, वैसे कुछ कंसेप्ट्स में और भी बताऊंगा मार्जिनल एनालिसिस एप्लीकेशंस में, मार्जिनल एनालिसिस में यूनिट 2 में, बट अप टू दिस पॉइंट द कंसेप्ट विच आई एम अवेयर ऑफ, द कंसेप्ट विच आई हैव जस्ट गिवन यू, यू विल फॉलो, यू विल अडॉप्ट दोज कंसेप्ट्स, और उसके बाद हम डिसाइड करेंगे। आइए स्टेप नंबर 1 मैंने अभी बताया था, आई विल बी फर्स्टली राइटिंग डाउन कि मेरे प्रपोजल्स क्या क्या है। रणबीर कपूर पहले प्रपोजल लिखेगा, मैरिज प्रपोजल कहां से आए हैं, 2 से ज्यादा भी हो सकते हैं, एटलीस्ट 2 तो होने ही चाहिए। मेरी बात आप समझ रहे हैं? क्या पता प्रियंका चोपड़ा कहती है कि मैं अपने हस्बैंड को डाइवोर्स देती हूं, मैं भी तुम्हारे साथ शादी करना चाहती हूं, तो देयर विल बी 3 प्रपोजल्स। सो स्टेटमेंट नंबर 1, स्टेप नंबर 1, स्टेटमेंट शोइंग ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स में हम लिखेंगे सबसे पहले एग्जिस्टिंग प्रपोजल। जो हम कर रहे थे उसको बोलते हैं स्टेटस को। ऐसे टाइप के लिए इंपॉर्टेंट है, स्टेटस को जो हम कर रहे थे वही करते रहेंगे। दैट कैन बी अ प्रपोजल, or that can be a proposal 1, or I can say it is an existing proposal, or I can say it is status quo. What I am doing is I am producing 60,000 units and I am selling at the rate of $10 per unit, and I am very happy for that. So this is my proposal to produce and sell existing 60,000 units at the rate of $10 and reject new customer। जा जा नया कस्टमर तू जा यहां से, जा 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 जा। प्रपोजल 2, नए कस्टमर को गले लगा लेना, टू एक्सेप्ट द ऑफर ऑफ न्यू कस्टमर। आ गले लग जा। तो इट मींस 60,000 यूनिट्स तो बना ही रहे हो, अब आप एडिशनल 40,000 और बनाओगे तो टोटल आप 1 लाख बनाओगे। तो दूसरा प्रपोजल क्या हुआ बेटे, ऐसे टाइप में ऐसे ही लिखना है, टू एक्सेप्ट न्यू कस्टमर ऑफर एंड प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स। ठीक है जी, बिल्कुल बढ़िया बात। तो अब मैं आपको स्टेप नंबर 2 में लेके चल रहा हूं, एंड आई हैव जस्ट टोल्ड यू दैट इन स्टेप नंबर 2 आई विल बी प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट ऑफ दोज प्रपोजल्स एंड आई विल बी कैलकुलेटिंग द प्रॉफिट विच आई एम अर्निंग फ्रॉम दोज प्रपोजल्स, एंड द प्रपोजल हैविंग हायर प्रॉफिट आई विल बी एक्सेप्टिंग दैट। तो देखिए जी, इनकम स्टेटमेंट आपको मालूम है, फिर भी ये मेरा प्यार है बेटे, और आप समझ ही नहीं पाएंगे बेटे प्यार होता क्या है। आप पहले फॉर्मेट लिख लीजिए, इनकम स्टेटमेंट ऑफ ऑल्टरनेटिव प्रपोजल्स कैसे बनेगी। सेल्स लिखेंगे, वेरिएबल कॉस्ट लिखेंगे, कंट्रीब्यूशन लिखेंगे, फिक्स कॉस्ट लिखेंगे, प्रॉफिट लिखेंगे। ऐसे ही तो बनाते आए बेटे। लास्ट 7 लेक्चर्स जो हमने किए, ब्रेक इवन एनालिसिस तक जो मैंने बताया, एक एक कंसेप्ट एक एक लेक्चर में बताया यार। है कोई टीचर, है कोई किताब जो इस तरह से बताती हो? तो बेटे सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट के बाद कंट्रीब्यूशन, लेस फिक्स कॉस्ट, प्रॉफिट, और उसके बाद ये 3 बातें मैंने लाल रंग से लिखी हैं, अभी आप लिख लीजिए इसको। मैं आपको मार्जिन एनालिसिस में बताऊंगा दैट व्हाई आई हैव रिटन ब्रेक इवन पॉइंट इन यूनिट्स, ब्रेक इवन पॉइंट इन वैल्यू एंड कंट्रीब्यूशन मार्जिन रेशियो, सब बताऊंगा। आइए जी, मैं भूपेश आनंद, मैं आपसे प्यार करता हूं, इसीलिए आज मैंने इंट्रो लेक्चर ऑफ डिसीजन मेकिंग में केस स्टडी ली और आपको बताना चाहा कि हाउ वी हैव टू फॉलो दोस 3 स्टेप्स एंड हाउ इट विल बी यूजफुल इन योर एसे टाइप क्वेश्चंस। So I am preparing an income statement. I have 2 proposals. I am a management accountant and I am going to firstly prepare proposal 1. दोनों को साथ साथ नहीं करना, मिक्स मैच नहीं करना, पहले एक ही प्रपोजल कंप्लीट करेंगे। तो पहले फर्स्ट प्रपोजल, एग्जिस्टिंग प्रपोजल लिखना शुरू करिए। सेल्स, एग्जिस्टिंग प्रपोजल क्या था? आई विल ओनली बी प्रोड्यूसिंग एंड सेलिंग 60,000 यूनिट्स। तो 60,000 यूनिट $10 के हिसाब से 6 लाख आ गया बेटे। हॉक, ग्लैम, वायलेट तीनों कवर कर दिए मैंने। आपको बता रहा हूं आने वाले लेक्चर्स बड़े इंपॉर्टेंट हैं, भूल ना जाना, सारे लेक्चर्स अटेंड करना। तो फर्स्ट प्रपोजल में $6,000 मेरे पास सेल्स आ गई।
वेरिएबल कॉस्ट $5 पर यूनिट है, 60,000 यूनिट्स आप बना रहे हैं, तो 60,000 इंटू $5 3 लाख आ गई। 6 लाख में से 3 लाख लेस कर दें, पहले पिछले 7 लेक्चर्स में मैंने आपको सब बताया, तो दैट कम्स टू टोटल कंट्रीब्यूशन $3 लाख आ गई। बेटे फिक्स कॉस्ट, फिक्स कहती है मैं तो सेम ही रहूंगी, एंड आई हैव गिवन यू द नेचर, आई हैव गिवन यू द ग्राफ, $2 लाख। तो प्रॉफिट आ गया जी $1 लाख, जो दिख रहा है नहीं पता नहीं आपको, $1 लाख का प्रॉफिट आ गया। आ गले लग जा। And similar process I will be following for proposal number 2, because in proposal number 2 I will be producing 1 lakh units, but 60,000 units will be sold at $10 and 40,000 units will be sold at $6. So just see how I am writing down the sales. 6 lakhs to आएगी plus 40,000 units into 6, that comes to 2,40,000. So total revenue is $8,40,000. 5वीं क्लास का क्वेश्चन है, तो फॉर्मेट मैं बना रहा हूं इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। वेरिएबल कॉस्ट 1 लाख यूनिट्स बना रहे हैं, वेरिएबल कॉस्ट तो $5 के हिसाब से लगेगी, 5 लाख लग रही है। अगर आप कंट्रीब्यूशन निकालें तो 3,40,000 आ गई। बेटे आपको क्या लगता है फिक्स कॉस्ट चेंज होगी या नहीं? फिक्स कॉस्ट आपकी कैपेसिटी 1 लाख यूनिट्स के बनाने की थी, 1 लाख यूनिट तक आपकी फिक्स कॉस्ट में कोई भी चेंज नहीं आने वाला। इट मीन्स आपकी ये जो फिक्स कॉस्ट जितनी पहले थी उतनी रहने वाली है। द फिक्स कॉस्ट, द कॉस्ट विच रिमेन सेम irrespective of production, that is named as fixed cost. So my dear friends, $2 lakh total fixed cost which is there in the existing proposal, that will remain same in proposal number 2, and my profit will be $1,40,000। नीचे जो कैलकुलेशन की है छोड़ दीजिए, अभी पहले यहां तक देखिए। आप ये बताइए, अगर मैं ये करता हूं तो $1 लाख का फायदा है, और ये करता हूं तो $1,40,000 का फायदा है। एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आप क्या रिकमेंडेशन देंगे अपनी मैनेजमेंट को? और रिकमेंडेशन प्यार से देना है, ऐसे टाइप में बिल्कुल आराम आराम से पोलाइट वर्ड्स लिखने हैं। द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड, मे का बात कर दी, करे ना करे उसकी मर्जी, शैल शुड यूज नहीं करना। द मैनेजमेंट मे बी एडवाइज्ड टू एक्सेप्ट स्पेशल ऑर्डर और न्यू कस्टमर ऑर्डर एंड प्रोड्यूस 1 लाख यूनिट्स इन टोटल, इन टोटालिटी, इन टोटो। तो रिकमेंडेशन देने का भी तरीका बताया। स्टेप नंबर 3, पोलाइट होना है, प्यार से बोलना है। बेटे आप टॉप मैनेजमेंट को दे रहे हो, रतन टाटा को, मुकेश अंबानी को, नारायण मूर्ति को, यू विल बी गिविंग द रिपोर्ट्स and your words should be very much polite, they should not be harsh. So in essay type question you have to take care of these things, so like this मैंने लेक्चर 8 का बिगुल बजा दिया, बिगुल बजा दिया। महाभारत की तैयारी है कि ब्रेक इवन एनालिसिस and marginal analysis will be helpful in taking decisions. And what is the process of taking decisions? There are 3 steps. Step 1, write decisions. Step 2, write the proposals, write the income statement of those proposals, and then give the recommendation. बेटे एक दो बातें और समझनी है जो मैंने CMA के पास एग्जामिनेशंस को, क्वेश्चंस को किया, हॉक के वर्कबुक को किया, वायले की वर्कबुक को किया, ग्लैम की वर्कबुक को किया, तो कुछ बातें मैंने कहा कि बड़ी इंपॉर्टेंट दिखी मुझे, वो बात मैं बताना चाहता हूं। बस एक दो बातें लिख लें, पॉइंट्स टू बी केप्ट इन माइंड व्हाइल टेकिंग डिसीजंस। We can follow totality as well as incremental approach. मैंने अभी जो फॉलो किया ना, ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाई, ये टोटलिटी बेसिस पे बनाई है। मैं इसको इंक्रीमेंटल अप्रोच से भी कर सकता हूं। I will just do the revenue for special order, I will do the sales due to special order, the cost due to special order, the profit due to special order. For example, if I am following incremental approach, then I could have written, I can say incremental revenue is 2,40,000, that is only for 40,000 units at the rate of $6, that comes to $2,40,000, and less the variable cost,
and the variable cost which is there is $5 per unit. So 60,000 into 5, that comes to 40,000 into 5, that comes to $2 lakh and the incremental profit is $40,000. तो मैं इंक्रीमेंटल अप्रोच भी फॉलो कर सकता हूं. ठीक है जी. दूसरी बात जो मैंने सीखी सीएमए एग्जामिनेशंस के क्वेश्चंस हॉक, ग्लैम और वाइल के करते करते, वाइल प्रिपेयरिंग इनकम स्टेटमेंट और कॉस्ट शीट वी हैव टू फॉलो द कंसेप्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल. बेटे आपको फोरकास्टिंग करनी पड़ेगी ना कि ऐसे करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसे करेंगे तो वैसा हो जाएगा, ये होगा तो ऐसे होगा. इट मींस यू हैव टू यूज फोरकास्टेड फिगर्स, यू हैव टू यूज द कंसेप्ट्स ऑफ बजटरी कंट्रोल, फ्लेक्सिबल बजट, फिक्स बजट, एक्सपेंस बजट, कैश बजट, मास्टर बजट. आपको सोचना है. मुंगेरी लाल के हसीन सपने. ठीक है जी. तो point number 3, while preparing income statement, cost sheet, we have to follow the concept of budgetary control, forecasted this. We will use the concept of break even analysis. आज तक जो भी सीखा, contribution margin ratio, target profit before tax, after tax, marginal safety, break even and multi product, सब अलग अलग लेक्चर्स में कराया. हम उनके कंसेप्ट को यूज करेंगे. मार्जिनल एनालिसिस जो अभी नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट होगा लेक्चर 13 या 14 से, अभी तो 8 है, अभी तो 3-4 लेक्चर और मैं इस यूनिट में लेने वाला हूँ. बेटे भूपेश आनंद कहते हैं मैं मैक्सिमम चीजें ले रहा हूं और आपको A to Z एक्सप्लेन करके बता रहा हूं. खाली एक फॉर्मेलिटी नहीं कि भाई कोर्स खत्म करा दिया ठीक है, नहीं यार, प्यार किया तो डरना क्या. आइए जी, लास्ट पॉइंट लिख लीजिए. वाइल टेकिंग डिसीजंस वी विल ओनली कंसिडर रेलेवेंट कॉस्ट. इस बात को मैं मार्जिनल एनालिसिस के यूनिट 2 में बड़ा डिटेल में बताऊंगा. अभी लिख लीजिए बस एक बात ताकि आपको ध्यान में रहे. वाइल टेकिंग डिसीजंस वी विल ओनली कंसिडर रेलेवेंट कॉस्ट, that is those costs which will be affected due to decisions. आराम से. while taking decisions we will only consider, हम उन्हीं कॉस्ट को कंसिडर करेंगे, जो रेलेवेंट होंगी. रेलेवेंट हम उनको बोलेंगे जो बदलेंगी, जो बदल जाएंगी. अगर हम ये डिसीजन ले लें तो इनमें बदलाव आ जाएगा, इसलिए उन डिसीजंस का नाम है रेलेवेंट कॉस्ट. वो हम डिटेल में यूनिट 2 में देखेंगे. एंड एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट आई विल इग्नोर इररेलेवेंट कॉस्ट. तो मैंने भूपेश आनंद आपके सामने 5 पॉइंट्स बताए. इंट्रो ऑफ डिसीजन मेकिंग बताया. बेटे अभी तो ट्रेलर है, रात अभी बाकी है, बात अभी बाकी है. चलिए जी, हम लेक्चर 9 में मिल रहे हैं डिसीजन 1 के साथ. 7 डिसीजंस करेंगे. बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल, बी हैप्पी, बी जॉली, बी चेयरफुल. बेटे डेडिकेटेड कस्टमाइज सीएमए यूएसए पार्ट 2 के लिए लेक्चर्स हैं, कोई कट पेस्ट नहीं है. डेडिकेटेड हॉक, ग्लैमर, वाइले के हिसाब से है. मिलते हैं.